नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सत्यजीत दलाई और आज मैं आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हां, रोज का इंस्टेंट खबरें के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज दिन है 9 अक्टूबर 2025 गुरुवार। आज का पहला खबर, जुबिन गर्ग मौत मामले में नया मोड़। सिंगर के चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गिरफ्तार। याचट पार्टी से क्या है कनेक्शन? मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जांच चल रही है। इस बीच खबर है कि उनके चचेरे भाई डीएसपी संदीपन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार सिंगापुर याट पार्टी में जुबिन गर्ग के साथ वो भी शामिल थे। दरअसल सिंगर जुबिन गर्ग के चचेरे भाई संदीपन पुलिस सेवा में कार्यरत है। इस पूरे मामले में अभी तक कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। जुबिन गर्ग 20 सितंबर से सिंगापुर में होने वाली 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। 52 साल के गायक जुबिन गर्ग की मौत पिछले महीने सिंगापुर के एक याट पार्टी के दौरान समुद्र में तैरने गए थे, जहां उन्हें पानी में औधे मुंह तैरते हुए मृत पाए गए। जुबिन गर्ग की मौत के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सिंगर के साथ ही उनके चचेरे भाई संदीपन सिंगापुर गए थे। वो याट पार्टी में भी मौजूद थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद एसआईटी संदीपन को अदालत में पेश करेगी। नंबर 2 पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इन किसानों के खाते में आए 21वीं किस्त के 2000 रुपए आपको मिले। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा 4 राज्यों में किसानों को समय से पहले भेज दिया है। सरकार ने यह राशि उन राज्यों को समय से पहले भेजी है जिस राज्यों में बाढ़ की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में पैसा भेजा था। ये राज्य इस समय प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा बीते कल कश्मीर के किसानों को तोहफा मिला है। आइए जानते हैं आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं, उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक किसानों के खाते में 540 करोड़ से अधिक की राशि 21वीं किस्त के रूप में जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट की घड़ी में कृषि और ग्रामीण मंत्रालय आपदा प्रभावित राज्यों के साथ मजबूती से खड़ा है। मंगलवार को पीएम किसान योजना की ऑफिशियल अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक कश्मीर के किसानों को सरकार की ओर से 2000 रुपए की किस्त दी गई है। सोशल मीडिया में जारी हुई पोस्ट के अनुसार सरकार ने 8.5 लाख कश्मीर के किसानों को कुल 170 करोड़ रुपए दिए हैं। ये पैसे उनके खाते में डेबिट के जरिए क्रेडिट हो जाएगी। अब जो बाकी राज्यों के किसान बचे हैं, क्या उन्हें दिवाली से पहले 21वीं किस्त जारी की जा सकती है? देखा जाए तो अभी इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए यह कह पाना कि दिवाली से पहले 21वीं की किस्ती जारी हो सकती है या नहीं, इसके लिए ऑफिशियल जानकारी सामने आने का इंतजार करना होगा। अभी भी योजना से जुड़े बाकी राज्यों के करोड़ों किसानों को इस 21वीं किस्ती का इंतजार है। अगर किसी किसान के खाते में अब तक पैसे नहीं पहुंचा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हम हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे बता देते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है पीएम किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-180-155। हेल्पलाइन 155261 या 1800-115 526। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। नंबर 3 पर मोदी ने माहौल ही बदल डाला। अब ब्रिटेन जैसी आर्थिक ताकतें भारत से मदद मांग रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का 2 दिवसीय भारत दौरे ऐसे समय पर शुरू हुआ है जब वैश्विक आर्थिक और सामरिक संतुलन नई परिभाषाएं गढ़ रहा है। मुंबई पहुंचे स्टारमर अपने साथ 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लेकर आए हैं, जिनमें प्रमुख उद्योगपतियों, वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह यात्रा केवल औपचारिक नहीं बल्कि व्यापार और निवेश को नई दिशा देने का प्रयास भी है। यह दौरा उस व्यापक आर्थिक परिदृश्य में घटित हो रहा है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नैतिक नीतियां फिर से संरक्षणवाद की ओर लौटती प्रतीत हो रही है। भारत पर बढ़ते अमेरिकी टैरिफ, तकनीक निर्माण पर नियंत्रण और वीजा शुल्क में वृद्धि जैसी नीतियां भारतीय निर्यात और सेवा क्षेत्र पर दबाव बना रही है। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत के लिए एक संभावित राहत संकेत के रूप में देखी जा सकती है, विशेषतः तब जब भारत ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी
अब नीति के धरातल से क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि भारत और ब्रिटेन के बीच जुलाई में संपन्न व्यापार समझौता विजन 2035 की परिकल्पना पर आधारित है, जो अगले दशक में शिक्षा, औद्योगिक, जलवायु, रक्षा और जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने का लक्ष्य रखता है। इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन ने अपने बाजार में 99% उत्पादों पर टैरिफ समाप्त करने की घोषणा की है। हालांकि इसका प्रत्यक्ष लाभ भारतीय निर्यात के लगभग 45% हिस्से यानी कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, वाहन आदि तक सीमित रहेगा। फिर भी यह भारतीय निर्यातों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। ब्रिटेन के लिए भी यह सौदा महत्वपूर्ण है, विशेषकर स्कॉटलैंड और हिक्की उद्योग के लिए टैरिफ 150% से घटाकर 75% और अगले 10 वर्षों में 40% तक लाना एक ऐतिहासिक कदम है। यह कदम ब्रिटेन की घरेलू अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने और यूरोपीय संघ के अलग होने के बाद वैश्विक व्यापार में नई साझेदारियों की खोज की उसकी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि यह समझौता अभी ब्रिटेन संसद की प्रक्रिया में है और 2026 की शुरुआत से पहले लागू नहीं हो पाएगा। फिर भी यह दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते में स्थायित्व और दीर्घकालीनता का संकेत देता है। नंबर 4 पर ट्रंप ने कुरेदे भारत के बालाकोट हमले का जख्म, पाकिस्तान पर लुटाया प्रेम, नए अंतर्राष्ट्रीय हथियार समझौते में किया पाक को शामिल। अमेरिका ने अपने नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हथियार सौदे में पाकिस्तान को AIM-120 और अमरम यानी एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल देने की मंजूरी दी है। यह सौदा अमेरिका रक्षा मंत्रालय यानी DOD द्वारा जारी किए गए एक बड़े बहुराष्ट्रीय अनुबंध का हिस्सा है, जिसमें कई नाटो और गैर नाटो देशों को अत्याधुनिक मिसाइल बेची जाएगी। यह देश सूची में शामिल है। इस सूची में ब्रिटेन, पोलैंड, पाकिस्तान, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर, ओमान, दक्षिण कोरिया, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, नेदरलैंड, चेक गणराज्य, जापान, रोमानिया, डेनमार्क, कनाडा, बेल्जियम, बहरीन, सऊदी अरब, इटली, नॉर्वे, स्पेन, कुवैत, स्वीडन, ताइवान, लिथुआनिया, इजराइल, बुल्गारिया, हंगेरी और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पाकिस्तान को कितनी मिसाइल दी जाएगी या उनकी डिलीवरी की समय सीमा क्या होगी। बालाकोट स्ट्राइक में हुई थी AIM-120 की तैनाती। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने 2019 में भारत को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना से हुई हवाई झड़प के दौरान AIM-120 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस समय पाकिस्तान ने अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान से यह मिसाइल को दागा था। यह मिसाइल मीडियम रेंज यानी 50 से 100 किलोमीटर तक में हवाई लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है और इन्हें अमेरिकी कंपनी रेथियल द्वारा निर्मित किया जाता है। इसका इस्तेमाल अमेरिका के साथ साथ नाटो देशों की वायुसेना भी करती है। नंबर 5 पर कश्मीर में आतंकवाद पर दोहरा दबिश, सीमा पर BSF की मोर्चाबंदी, अंदर जंगल में सेना ने की आतंकियों की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बार फिर दोहरी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। एक और नियंत्रण रेखा यानी LOC पर BSF और सेना ने निगरानी के नए आयाम गढ़े हैं। वहीं दूसरी ओर अनंतनाग के घने जंगल में सुरक्षा बल आतंकियों की धरपकड़ के लिए जमीन खंगाल रहे हैं। दोनों कार्रवाइयां इस संकेत की तरह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान अब कश्मीर में आतंकवाद की शेष बची जड़ों की भी उखाड़ फेंकने के मूड में है। हम आपको बता दें कि अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके के अहलनाग गडोल क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का संयुक्त तलाशी अभियान जारी है। खुफिया सूचना के मुताबिक आतंकवादियों का एक समूह इस घने पहाड़ी इलाके में छिपा है। ये वही इलाका है जहां अगस्त 2024 और सितंबर 2023 में 2 बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 वरिष्ठ सुरक्षा कर्मियों समेत कई जवानों ने प्राण न्यौछावर किए थे। इन घटनाओं के बाद यह इलाका दक्षिण कश्मीर के नए आतंक केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया। अधिकारियों के अनुसार तलाशी अभियान में अत्याधुनिक ड्रोन, हैडल थर्मल स्कैनर और सैटेलाइट समन्वय का इस्तेमाल हो रहा है। सुरक्षा बलों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष में स्थानीय स्तर पर आतंकवाद की नई भर्ती में कमी आई है, लेकिन जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छिपे विदेशी आतंकियों की मौजूदगी अब भी चुनौती बनी हुई है। नंबर 6 पर मुंबई को मिला नया ग्लोबल गेटवे, PM मोदी ने किया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड की एक सहायक कंपनी और CIDCO महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के बीच एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP परियोजना है। इसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 74% और CIDCO के 26% हिस्सेदारी है। नवी मुंबई हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद मुंबई का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। नंबर 7 पर भारत में 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 90वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह भव्य आयोजन 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा। यह एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिक और नवाचार आयोजनों में से एक माना जाता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत में सस्ती डेटा कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है। इस बार इनोवेट टू ट्रांसफर को थीम रखा गया है, जो भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नवाचार के जरिए सोशल डेवलपमेंट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इवेंट का फोकस टेलीकॉम और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। कार्यक्रम में दुनिया भर से बिजनेस एक्सपर्ट, 42 मेकर्स और टेक इनोवेटर्स हिस्सा लेंगे। इसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कम्युनिकेशन, 6G और फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर्स जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा होनी है। नंबर 8 पर तौकीर रजा पर कानूनी शिकंजा। पुलिस ने 9 मुकदमों में मांगी रिमांड। इस दिन होगी कोर्ट में पेशी। उपद्रवी के आरोपित मौलाना तौकीर रजा पर कानूनी शिकंजा कस गया। एक मुकदमे से वो जेल से बाहर नहीं आ सका। इस बीच अन्य 9 मुकदमे में उसकी रिमांड की तैयारी कर ली गई। पुलिस ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उपद्रव के शेष 9 मुकदमे में इससे पूछताछ करनी है, इसलिए रिमांड दी जाए। प्रकरण में 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कानपुर के आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में इत्तेहाद ए मिलन काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को शहर में उपद्रव कराया था। उसी रात पुलिस ने 3 थानों में 10 मुकदमे लिखे। इसमें 7 में तौकीर नामजद था। पुलिस के अनुसार विवेचना में पता चला कि सभी जगह उपद्रव में तौकीर की भूमिका थी। इसी आधार पर शेष तीनों मुकदमे में भी उसका नाम शामिल किया गया। उसे 27 सितंबर को एक मुकदमे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया है। हिरासत अवधि पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां जमानत अर्जी पर सुनवाई भी हो सकती है। इससे पहले पुलिस ने बाकी 9 मुकदमे में पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे मंगलवार को स्वीकार लिया गया। इसके अलावा 4 दिन पहले पुलिस ने 6 वर्ष पुराने मुकदमे में उसे रिमांड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रकरण में तौकीर पर आरोप है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उसने 2019 में प्रदर्शन किया, धमकी दी थी कि सड़कों पर खून बहा देगा। धमकी भरा वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस ने तौकीर, नफीस व नदीम पर मुकदमा लिखा था। इसमें नफीस व नदीम पर आरोप पत्र दाखिल हो गया, परंतु तौकीर की जांच पूरी नहीं हो सकी थी। इसे आधार पर बनाते हुए पुलिस ने रिमांड की अर्जी दी थी। पुलिस ने तर्क दिया कि 6 वर्ष पुराने मुकदमे की चार्जशीट लगाने से पहले बयान जरूरी है, इसलिए तौकीर से पूछताछ का मौका दिया जाए। नंबर 9 में देश भर में फिर से बारिश का दौर। दिवाली से पहले ठंड ने दी दस्तक। IMD ने इन राज्यों को किया अलर्ट। देश के कई हिस्सों में बारिश ने मौसम को ठंडा बना दिया है। दिल्ली के आसपास वाले राज्यों में पिछले 24 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं चक्रवाती तूफान शक्ति कमजोर पड़ रहा है। दिल्ली NCR में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे मौसम ठंडा और सुहाना हो गया है। हालांकि बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव और जाम की समस्या बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 9 और 10 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश में गर्मी की वापसी। उत्तर प्रदेश में सोमवार शाम से बारिश का दौर शुरू हुआ। लखनऊ समेत कई इलाकों में झमझम बारिश हुई। रात में बूंदाबूंदी ने मौसम को और मजेदार बना दिया, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश का सिलसिला अब थम सकता है। 8 अक्टूबर से तापमान बढ़ेगा और 12 अक्टूबर तक गर्मी का असर रहेगा। मानसून भी अब धीरे धीरे विदा ले रहा है। बिहार में 7 और 8 अक्टूबर को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर घंटा प्रति रफ्तार से हवाएं चलने की
की चेतावनी दी है। इसके बाद मौसम साफ होगा और न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। लोगों को बिजली गिरने से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फपात। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फपात की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। अगले 2 दिन में मौसम में सुधार की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और रायलसीमा में अगले 5-6 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ गरज चमक की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 7-8 अक्टूबर को बारिश के आसार है। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान यानी शक्ति अब कमजोर पड़कर चक्रवात में बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यह 7 अक्टूबर की सुबह तक और कमजोर होकर आपदा में बदल सकता है। मछुआरों को 8 अक्टूबर तक अरब सागर, केरल और कर्नाटक तटों पर न जाने की सलाह दी गई है। नंबर 10 पर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया खेलेगी 8x8 मुकाबले। जानिए दोनों टीमों का स्क्वाड, शेड्यूल और मैच टाइमिंग। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के बाद टीम इंडिया का अगला मिशन है ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना। ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर टीम इंडिया कुल 8 मैच खेलने वाली है। इन 8 मुकाबले में पहले 3 मैच की वनडे सीरीज होगी। इसके बाद भारतीय टीम 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान तो पहले ही हो गया था। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी इन दोनों सीरीज के लिए अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे का क्या रहेगा पूरा शेड्यूल और कब कब शुरू हो गए मैच, आइए जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कैसा है टीम इंडिया का स्क्वाड, पहले वो जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कमान सौंपी गई है। जहां गिल को इस सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया है, तो वनडे सीरीज के लिए वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है। वहीं विराट कोहली को भी वनडे सीरीज के लिए चुना गया है। वहीं T20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम शुभमन गिल कप्तान रहेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर उपकप्तान, केएल राहुल विकेटकीपर, अक्षय पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हरप्रीत राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरैल विकेटकीपर, प्रसिद्ध कृष्णा और यशस्वी जायसवाल। T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम कुछ ऐसे तरीके से है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल उपकप्तान, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, जितेश शर्मा विकेटकीपर, अक्षय पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन विकेटकीपर है, रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर। आज के लिए बस खबर इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।